Welcome students to my YouTube channel Physics Info. I hope you all are very fine, and as I said always, if we study hard in this time period. Today we will discuss our two topics that is related to electrostatics. One of this, the special cases of potential energy of electric dipole which is placed in a uniform electric field. As I discussed in my last lecture, that is electric potential energy, the potential energy stored in an electric dipole when it is placed in a uniform electric field. And the second topic was important topic and new topic for you, that is concept of earthing of a conductor. Clear students? So come to the point. First of all, we will discuss about the special cases of potential energy of electric dipole. As we obtained, so मैं अपना पहला टॉपिक जो है डिस्कस कर रहा हूँ. So as we have potential energy U equal to, that is PE cos theta 1 minus cos theta 2. You should know very well कि this is the expression of potential energy जो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं. That is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. अब इसके स्पेशल केसेस क्या हैं? ये कोई नया नहीं है आपके लिए. स्पेशल केसेस हर बार की तरह, जैसा कि वेरिएबल जो आप कर सकते हैं, जिस एंगल पे आप थीटा की वैल्यू जानते हैं जो आपके लिए नोन है, इन स्पेशल केसेस में अक्सर आप लोगों ने जो अभी तक पढ़े हैं लास्ट टॉपिक, तो उसमें आपने ये किया है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उसकी फाइंड आउट की. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, और वो क्या, चलिए आइए समझते हैं. थीटा 1 क्या है? डाइपोल का इनिशियल एंगल, मतलब इनिशियल मतलब डाइपोल को हमने जहां से रोटेट करना स्टार्ट किया और जहां तक रोटेट करते चले गए. आपको अगर याद हो तो ये हमारा डायग्राम था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है कुछ इस तरह से. यहां चार्ज माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ताकि हम बता सकें कि डाइपोल की डायरेक्शन ये है और ये एंगल थीटा है जो हम एक जनरली कंसीडर करते हैं. क्लियर? सो आपके सामने है कि PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है. क्लियर? तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप थीटा 1 का मतलब है कि अगर डाइपोल को हम 90 से, यानी कि थीटा 1 का मतलब ये होता है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये डाइपोल हो गया, तो जब डाइपोल इस तरह से रखा हुआ था तब थीटा 1 90 था. जो हम कैसे दे सकते हैं, तो फर्स्ट वन, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा बहुत, कि जब थीटा 1 90 था और उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क का एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, PE sin थीटा. PE sin थीटा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होती है और कैसे होती है, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरली डाइपोल को रोटेट करता है तो हम एक्सटर्नली उस एक्सटर्नल टॉर्क, जो टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइपोल पर लगाया और डाइपोल घूमने लग गया, वो तो नेचुरल टॉर्क है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइपोल के ऊपर लगाया, मतलब उसे प्रोवाइड किया, जिसकी हेल्प से वो रोटेट कर रहा है. लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो, और हमेशा एज आई सेड ऑलवेज कि पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में हमारा जो इंटरप्शन है एक्सटर्नल सिस्टम का, एक्सटर्नली जो इंटरप्शन है वो होना जरूरी है, ताकि हम सिस्टम की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकें. तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल को इस तरफ घुमा रहा है तो हम
डायपोल को इस तरफ घुमाएंगे, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितनी एनर्जी के साथ घूमना चाह रहा है। तो एक्सटर्नल जो टॉर्क होगा जो हम लगा रहे हैं वो एक्चुअल में मिनिमम टॉर्क जो फील्ड ने डायपोल पे लगाया उसके बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। तो जैसा कि टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा होता है, तो थीटा 90 होगा जब, तो P इक्वल इनटू E विच इज मैक्सिमम, यानी कि जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगा रहा होगा। क्लियर? तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी थीटा 1 इक्वल टू 90, तो अगर हम पुट करते हैं थीटा 1 की जगह 90 एंड अब हम उसे कहां तक घुमाना चाहते हैं, तो दैट इज थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि अब हम उसे डायपोल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल, तो अब हम डायपोल को फील्ड के पैरेलल लाना चाहते हैं, तो ये थीटा 2 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ऐसे में जब मैं u इक्वल टू, जब हम वैल्यू यहां पुट करते हैं तो u इक्वल टू PE cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। आप समझ जाइए कि 90 से 0 का क्या खेल है। यहाँ पे 90 इनिशियल एंगल पर था, कहां तक घुमा करके ले आए, पैरेलल ले आए डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दैट इज 0 डिग्री। cos 90 0 होता है और u इक्वल टू माइनस PE आ जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है, तो माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में और माइनस PE आ जाएगा। और यहां से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है और वो मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और वो मिनिमम है। क्लियर? इसके बारे में और एक बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप पहले इसके दूसरे केस पर आइए। फर्स्ट केस हो गया वेरी गुड। अब आप सेकंड केस पर आइए। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर थीटा 1 90 तो है ही, लेकिन साथ के साथ थीटा 2 भी 90 ही है। क्या मीनिंग है सर? थीटा 1 90 इक्वल टू थीटा 2 90 कैसे? क्योंकि डायपोल जब फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ था तो आपने पहले केस में उसको डायपोल को फील्ड के आप पैरेलल लिया है, फिर आपने क्या किया, दोबारा से 90 तो था ही, लेकिन फिर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायपोल को नीचे की तरफ लेके घुमा करके, तो भी ये 90 हुआ, तो भी ये क्या हुआ 90 हुआ। तो ऐसे में थीटा 1 तो 90 था ही, मतलब हम सभी स्पेशल केसेस में इनिशियल एंगल 90 ही रखेंगे कि 90 से हमने पहले पैरेलल लेके आए, फिर 90 से हम उसको दोबारा एक 90 डिग्री पर ले आए पर नीचे की डायरेक्शन में, तो थीटा 2 इक्वल टू 90। तो ऐसे में क्या होगा देखिएगा, ऐसे में u इज इक्वल टू क्या आएगा, PE फिर थीटा 1 की जगह 90 cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2 भी 90 डिग्री है। एंड यू नो वेरी वेल कि cos 90 0 होता है और दोनों ही cos 90 हैं। तो ऐसे में रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 हो जाएगी, u इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास u इक्वल टू माइनस PE है, यहां से आपके पास u इक्वल टू 0 है। अभी आपके पास दो स्पेशल केस हुए हैं, अब हम तीसरे स्पेशल केस की बात करेंगे यहां पर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो u थर्ड स्पेशल केस में थीटा 1 90 है, समझ रहे हैं मेरी बात को, थीटा 1 90 है। मैंने पहले बताया कि हम किस तरह से डायपोल को फील्ड में घुमा रहे हैं, हम लोग इनिशियल एंगल 90 का ही लेकर के चल रहे हैं। क्लियर? फिर 0 फिर अगेन 90, लेकिन अब मैं जो तीसरे केस की बात कर रहा हूं वो ये है कि जब ये थीटा 1 90 था, फर्स्ट केस में 0 पे लाए, सेकंड केस में नीचे की तरफ ले गए 90 फिर हो गया, लेकिन थर्ड केस में अब मैं डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगा, यानी कि मैं इसको घुमाता हुआ इस तरह से फिर इस तरह से फिर इस तरह से। थर्ड केस में हम लोग अगर फील्ड ये है तो डायपोल की डायरेक्शन ये होगी, इट मींस थीटा 2 जो होगा वो अब 180 डिग्री होगा।
यानी कि एंटी पैरेलल। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या थीटा 2 इक्वल टू 0 डिग्री में ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा 2 180 डिग्री में हम लिख सकते हैं कि डाइपोल इज एंटी पैरेलल। पैरेलल में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक एरो और ये दूसरा एरो, ठीक है, और यहाँ पैरेलल में आप दोनों एरो सेम डायरेक्शन दिखा दीजिए, तो P पैरेलल टू E एज वेल डायरेक्शन इज सेम। वहां पैरेलल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल कहते हैं उसको। फिर तो ऐसे में थीटा 1 90 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितना आएगा, PE cos 90 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो U इक्वल टू PE cos 90 0 होता है, माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो दैट विल बी प्लस PE। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम है तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तो चलो मैथमेटिकली हो गया कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, लेकिन इसको थ्योरेटिकली कैसे समझना है, इसका अप्रोच क्या है, मतलब क्या है इसका, उस पर हमें गौर करना है कि क्या इसका मीनिंग है। यहां पे देखिए बच्चों, इसका मीनिंग यह है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, नेचुरली समझिए, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टॉर्क लगता है उस पे, P sin थीटा, टॉर्क लग रहा है, घूम रहा है, क्लियर। जैसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत की, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हमने शुरुआत की, फिर हमारा रोल वहां पर आ गया, स्टार्ट हो गया। कैसे कि अब हम एक्सटर्नली डाइपोल को, क्योंकि किसी भी सिस्टम की एनर्जी है आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसमें एक्सटर्नली जब तक आप अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे तब तक आपको उसकी एनर्जी के बारे में पता नहीं चलेगा कि वो कितनी एनर्जी से वो घूम रहा है। तो हमने क्या किया कि जिस टॉर्क के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को घुमा रहा था, सपोज कि अगर डाइपोल को वो इस तरह से घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये थोड़ा करेंगे कि बाहर से हम लोग क्या नाम है उसी डायरेक्शन में घुमाने लग जाएंगे। सपोज करो हमें एनर्जी निकालनी है, हमें ये पता लगाना है कि वो कितनी एनर्जी से घूम रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर फील्ड डाइपोल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो हम कहां जाएंगे, हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए मिनिमम कितना टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा, जितना टॉर्क फील्ड डाइपोल पे लगा रहा है, कम से कम उतने टॉर्क के साथ हमें विपरीत दिशा में शुरुआत करनी पड़ेगी। देन वी कैन एबल टू रोटेट द डाइपोल इन रिवर्स डायरेक्शन as the direction given by the electric field to the dipole, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि वो कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है, एंड दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और द रिजल्ट वाज पोटेंशियल एनर्जी P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया है किस तरह से। अब बात आती है पूरा घूमने की। यार आप सोचिएगा बच्चों कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है और ये घूम रहा है, तो मैक्सिमम क्या होगा, 0 से 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। तो इसके सारी पॉसिबिलिटी हमें लेनी है बस। स्पेशल केसेस में हम लोग यही करते हैं, हम लोग 0 90 180 270 360 बस इतने पर रह जाते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। किसी और वैल्यू पे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर। तो अल्टीमेटली थीटा 1 90 डिग्री, अब हर केस में 90, ये पॉइंट आपको नोट करने की बात है यहाँ पे कि थीटा 1 थीटा 1 थीटा 1 तीनों केस में मैंने 90 क्यों लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन थी जो फील्ड डाइपोल पे लगा रहा था। तो उस मैक्सिमम टॉर्क के बराबर, क्योंकि थीटा 1 90 होगा, तो थीटा 1 90 तो मैंने आपको बताया था कि टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है। तो थीटा 90 होने का मतलब क्या है, टॉर्क मैक्सिमम है। तो उस मैक्सिमम वाली पोजीशन से हम डाइपोल को घुमा रहे हैं, पहले 0 डिग्री तक लाए,
मतलब डाइपोल को फील्ड के पैरेलल ले आए, पैरेलल ले आए। फिर सेकंड केस में ये रहा सेकंड केस में फिर हम डाइपोल ऐसे था, फिर हम उसको पैरेलल ले आए पहले केस में, फिर सेकंड केस में फिर परपेंडिकुलर ले गए, फिर हमें कितने एनर्जी मिली, दैट इज 0। ठीक है जी, कोई काम नहीं करना पड़ा, एनर्जी 0 हो गई उस केस में, मैक्सिमम टॉर्क हो गया। देखिए जब एंटी पैरेलल लेके आए कि फील्ड यहाँ डाइपोल यहाँ डायरेक्शन के, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। लेकिन सवाल ये है, और आपको ध्यान भी होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में ये, प्लस में ये, 0 ये, तो मिनिमम कौन सी हुई है। और किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि वो उस सिचुएशन में स्टेबल है। मतलब डाइपोल जो है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा ना, पैरेलल, तो प्लस माइनस अपोजिट फोर्स लगा होगा, तो डाइपोल है ना, को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, वो इस पोजीशन में स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, स्टेबल डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। पूरा स्टेटमेंट ये आएगा, डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब मैक्सिमम होता है ना, तो उसमें आएगा डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब 0 है ना, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डाइपोल इज इन न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आएगा दोस्तों? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्पेशल केसेस थे अपने आप में, लेकिन एक अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट भी था, उसको थोरली भी समझना था, मैथमेटिकली भी समझना है। ठीक है, अब मैथमेटिकली आपको जो रिजल्ट इस्तेमाल करना है ना, मैं आपको वो बता देता हूं। आपको कई बुक्स में ये मिलेगा लिखा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा लिखा हुआ मिलेगा, बस यही मिलेगा आपको। ये θ1 θ2 रिजल्ट तो आ गया, पर फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि θ1 जो था हर केस में 90 है, तो cos 90 0 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क लगने वाली पोजीशन से हम उसको अलग अलग एंगल पे लेके जा रहे हैं। इसीलिए कई बुक में हमको जो थीटा माइनस कोस पी कोस थीटा जो मिलेगा, और जो थीटा है ना, ये थीटा कौन सा है, अब ये आपको बता देगा कि पी और ई के बीच का एंगल है। तो डाउट में नहीं आना कि अगर पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको पता लग जाएगा कि आप किसी एक से दूसरे में लेके जा रहे हो, एंगल पे लेके जा रहे हो, तो भी आपको, क्योंकि θ1 तो 90 रहना ही है। समझ में आ रही बात? हाँ, बाद वाला भी अगर 90 हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें 0 आ जाएगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल केसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। Yes. The next topic is concept of earthing of a conductor. Concept of earthing of a conductor. इसके बारे में कई बार डाउट्स जो है ना, वो क्लियर नहीं होते कि क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक में। तो बिल्कुल आराम से समझेंगे, परफेक्ट तरीके से, कोशिश यही रहेगी आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों? अर्थिंग से जाने से पहले हम बात अर्थ की करते हैं। अर्थ, पहला क्वेश्चन ये, कंडक्टर है या नहीं? जवाब है हाँ, अर्थ कंडक्टर है। ठीक। दूसरी बात,
अर्थ के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं? जवाब है अप्रोक्सीमेटली नहीं। मतलब हर बॉडी पे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कोई चार्ज जरूर होता है। नेट चार्ज जीरो होता ही है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर चार्ज जीरो होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चार्ज है। जैसे बोला कि अप्रोक्सीमेटली चार्ज नहीं है, वो एक अनचार्ज कंडक्टर है। प्रैक्टिकली हम अनचार्ज मान के चलते हैं। अगर किसी को चार्ज दे ही नहीं रहे तो वो अनचार्ज है, तो अनचार्ज मतलब चार्ज इज जीरो। क्लियर? तो सिमिलरली अर्थ के बारे में, पहला कि कंडक्टर है, हाँ, कैसा? चार्ज के अनचार्ज, तो जवाब है अनचार्ज। तीसरा 100% नहीं, नियरली 100% अनचार्ज। अब चौथा, अगर अर्थ को चार्ज दें तो क्या ये चार्ज हो जाएगा? जवाब है हाँ, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में दें तो। बट कहना आसान है, प्रैक्टिकली मुश्किल है। बताता हूं आपको। Q इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं। चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल अप्लाइड टू द कंडक्टर। एंड C इक्वल टू, ये आप सॉरी, ये आगे आएगा टॉपिक, अभी मैंने आपको नहीं बताया। एक्चुअल में ये कैपेसिटेंस है बच्चों। कैपेसिटेंस एक टर्म है जो भी आगे आएगी। किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की एक एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को उसकी कैपेसिटी कहते हैं थ्योरेटिकली में, और उस कैपेसिटी को मेजर करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से जिसका नाम कैपेसिटेंस है। और उस किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। अगर वो स्फेरिकल होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आप इस रिजल्ट पे ये मत सोचिए कैसे आया और किसके लिए है, लेकिन हाँ, ये रिजल्ट इसके लिए जरूर है क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अर्थ कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल कंडक्टर है। क्लियर है बच्चों? विच काइंड ऑफ कंडक्टर इट इज? इट्स अ स्फेरिकल शेप्ड कंडक्टर, नंबर 1। फिर उसके बाद अर्थ की कैपेसिटी का फॉर्मूला C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और R रेडियस जीरो वेरिएबल 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस 6.4 into 10⁻⁶ मीटर। तो सपोज कीजिए कि Q बाय C इक्वल टू V अगर हो और C अर्थ के केस में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए क्योंकि तो फिजिकल पे डिपेंड करता है, उसके शेप साइज पे डिपेंड करता है। देख लो, शेप साइज और मीडियम पे। ये R रेडियस है, जो शेप कम छोटा स्फीयर होगा तो छोटी रेडियस होगी। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल C ज्यादा है अर्थ के केस में, तो V क्या हो गया? अपने आप बहुत कम हो गया। तो मैं V पे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बॉडी पे चार्ज तभी तो आता है भाई। किसी बॉडी को चार्ज जब दे रहे हो तो चार्ज, व्हेन द बॉडी इज चार्ज, व्हेन द चार्ज इज गिवन टू द बॉडी, तो इट मींस देयर इज सम सोर्स ऑफ पोटेंशियल, यू नो। तो अर्थ के केस में अब वही बात पे आ रहा हूं मैं कि अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर है, दूसरा अनचार्ज है, तीसरा अनचार्ज क्यों है? क्योंकि कैपेसिटी हाई है, पोटेंशियल डाउन है, बहुत कम है, और नियरली जीरो है। और जब जीरो पोटेंशियल होगा तो चार्ज भी ऑब्वियसली जीरो ही होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी समझाने की कोशिश की आपको मैंने कि अर्थ एक अनचार्ज कंडक्टर है, और अब आप इस अनचार्ज कंडक्टर को थोड़ा बहुत चार्ज दे दोगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चार्ज नहीं होने वाला तब भी। बात समझ में आ गई? एक समुद्र में से पानी, एक लोटा पानी निकाल दिया और उसमें डाल दिया, उसी में डाल दिया, उसका तो हाइट लेवल बढ़ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो एनी इम्पैक्ट ऑन द अर्थ एज वेल।
कि अगर आप इसे थोड़ा बहुत चार्ज दे भी दें तब भी ये अनचार्ज ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई लास्ट कंक्लूजन क्या है? लास्ट कंक्लूजन ये है बच्चों कि अर्थ अनचार्ज है और अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। तो ये बात होगी अर्थ के बारे में। पॉइंट टू बी नोटेड, पकड़ के रखिएगा इस बात, ठीक है। अब मैं इनको पॉइंटों में लिखूंगा अर्थ के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अर्थ, पहला पॉइंट क्या लिखा? स्फेरिकल कंडक्टर। दूसरा अनचार्ज। तीसरा क्या पॉइंट है बच्चों? तीसरा पॉइंट है एट जीरो पोटेंशियल। एट जीरो पोटेंशियल। क्लियर? बात समझ में आ गई? बिकॉज कैपेसिटी इज हाई, C is very high, you can say that C equal to Q by ना Q equal to Q by C equal to V। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो अच्छी बात है कि जो आगे हम टॉपिक बताने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हमने यहाँ पे कर भी लिया। अब बात आती है अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर की। इसका क्या मीनिंग है सेंटेंस का? बच्चों सेंटेंस का मीनिंग है किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ देना। अर्थ भी एक कंडक्टर ही तो है, तो मतलब किसी कंडक्टर को किसी कंडक्टर से जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? ऑब्वियसली मेटालिक वायर। किससे जोड़ोगे? मेटालिक वायर से जोड़ोगे। तो क्या होता है देखिएगा इसके बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि जब किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सो लेट अस सी, समझते हैं इसको। यस, देखिए बच्चों, आगे जाने से पहले देखिएगा यहां पे ये एक स्फीयर है, मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर। कैसा है? मैं कहूंगा स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल, ठीक है। और ये एक कंडक्टर है। क्लियर? अब इसके सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू। क्या चार्ज है सेंटर पे? प्लस क्यू। समझते रहिएगा ध्यान से। अब आप कहेंगे सर कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं। बात आपकी बिल्कुल सही है। जब चार्ज गिवन होता है वो सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। सपोज टू बी चार्ज एट द सेंटर प्लस क्यू। लेकिन आप इंडक्शन मेथड को नकार नहीं सकते ना, तो इसके अंदर वाले सरफेस पे इतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव पोलैरिटी का। तो प्लस क्यू सेंटर पे है तो इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस क्यू। तो जब इनर पे माइनस क्यू आ गया तो आउटर पे क्या रह गया? आउटर पे इंडक्शन से क्या आ गया? प्लस क्यू। अब क्या कहेंगे? जो चीज हम कहते थे द चार्ज इज सपोज टू बी सिचुएटेड एट द सेंटर व्हाटएवर बट द चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, वो उसके सरफेस पर होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने नोट कर रखी है ना। लेकिन यहां पे मैंने क्या कहा कि सपोज एक सिचुएशन आपके सामने रखी कि ये सेंटर पे था, अंदर जाकर के नेगेटिव चार्ज है इंडक्शन की वजह से, फिर बाहर वाले सरफेस पे प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी है सिचुएशन की, अर्थिंग की। अब हमने क्या किया कि प्लस क्यू सेंटर पे है ही, अंदर की तरफ माइनस क्यू है। अब मैंने इस
के आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया। ये अर्थिंग का सिंबल है, फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे आप, पहले भी देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। ये अर्थिंग का सिंबल होता है। इससे क्या हुआ कि इसके सरफेस का जो भी चार्ज था ना सरफेस पर, वो हम यूं कहें कि अर्थ के अंदर चला गया। देखिए दो बातें, अर्थ के अंदर चला गया या अर्थ से नेगेटिव चार्ज आया जिसने इसके ऊपर के प्लस वाले चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। दोनों बातें सही है कि या तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, ये भी सही है कहना, या फिर अर्थ के अंदर से नेगेटिव वायर से होता हुआ नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आए और उसने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। तो क्या हुआ, अर्थ के इसके सरफेस पर कोई चार्ज नहीं रहा और उसका पोटेंशियल अब क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या सीखा हमने कि किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करने पर, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो इसलिए उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। जो उसका आउटर सरफेस कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गई? चलिए इसको अब पोटेंशियल की जब बात की तो पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से भी इस चीज को चेक करते हैं। इस पे आइए, फर्स्ट पे कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, ये आप सब जानते हैं। इसकी रेडियस आर है। तो अगर मैं बात करूं इसके सेंटर में जो पोटेंशियल है वो है एट द सेंटर, देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, V इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक। फिर एट इनर सरफेस, इनर मतलब अंदर की तरफ का जो सरफेस है, एट इनर सरफेस क्या आएगा, एट इनर सरफेस क्या आएगा, दैट इज V इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर, यही आएगा, क्योंकि इनर सरफेस में कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है ना, ठीक है। एट आउटर सरफेस क्या आएगा, दैट विल बी V इक्वल टू प्लस के क्यू बाय आर, ठीक है। टर्म बाय टर्म भाई चार्ज के हिसाब से देख लिया ना, कैसे, सेंटर में चार्ज प्लस क्यू है तो पोटेंशियल के क्यू बाय आर, माइनस है तो माइनस के क्यू बाय आर, आउटर सरफेस पे प्लस है तो प्लस के क्यू बाय आर हो गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, तीनों का पोटेंशियल ऐड कर दो, लास्ट में क्या बचेगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर कैंसिल, बचेगा प्लस के क्यू बाय आर, यानी कि बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल प्लस के क्यू बाय आर। क्योंकि आपको पता है कि हर स्फेरिकल शेल या कंडक्टर के अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के क्यू बाय आर ले लिया, माइनस के क्यू बाय आर ले लिया, फिर बाहर सरफेस पे प्लस चार्ज है तो प्लस के क्यू बाय आर, तो यानी कि इन दोनों का तो हो गया प्लस और माइनस कैंसिल जीरो, और लास्ट में जो पोटेंशियल बचा सरफेस की वजह से वो बचा के क्यू बाय आर। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने अंदर के पोटेंशियल को जीरो कर दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने स्फेरिकल शेल के पूरे पोटेंशियल की बात की है। अल्टीमेटली था तो चार्ज प्लस क्यू ही सेंटर पे, माइनस और प्लस क्यू तो बाद में इंड्यूस हुए हैं, तो तब भी तो ओवरऑल स्फेरिकल शेल के सरफेस पर भी पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही है और अंदर भी पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही है। मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूं बच्चों कि जब हम इस कंडक्टर को अर्थिंग कर देते हैं, इस कंडक्टर की अर्थिंग कर देते हैं, तो सरफेस के जो ऊपर चार्ज था वो अर्थ में चला गया, तो ऐसे में जो पोटेंशियल था क्यू, वो भी के क्यू बाय आर, वो भी नहीं रहा और वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंडक्टर की
अर्थिंग करने से क्या होता है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, और अर्थ का पोटेंशियल क्या है बच्चों, 0। तो स्क्रीन को पॉज करके अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक स्फेरिकल शेल के एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए इसको समझना जरूरी है, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको समझना जरूरी है। बात समझ में आ रही, उसको देखना जरूरी है यहाँ पे। क्लियर, न्यूमेरिकल्स को समझना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके ऊपर बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल, ताकि हम इस कंसेप्ट के ऊपर अपना होल्ड जो है उसको होल्ड कर सकें, इस कंसेप्ट को। उससे पहले डेली लाइफ में घर के अंदर अर्थिंग की बात आती है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं थोरोली। बहुत सिंपल है। क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि 3 वायर होती हैं, लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर, तीसरा अर्थ वायर। अब आपको पता तो चली गया कि उस अर्थ वायर के थ्रू उस मेटालिक अप्लायंसेस को अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। सवाल यह है कि वो हमारी हेल्प कैसे, क्योंकि अर्थिंग करना एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव मेजर है। एक मतलब ये कह सकते हो कि हमारी जान तक बच सकती है अर्थिंग करने से। किसी भी मेटालिक अप्लायंसेस में अगर गलती से लाइव वायर्स को टच कर जाए, ठीक, अब गलती से लाइव वायर टच कर जाए और उस मेटालिक अप्लायंसेस की अर्थिंग भी हो, तो क्या होगा, उस लाइव वायर से जो भी चार्ज आया उस मेटालिक अप्लायंसेस पे, वो सारा का सारा अर्थ वायर में के थ्रू अर्थ में चला गया, जिससे उस मेटालिक अप्लायंसेस का पोटेंशियल 0 हो गया। और जब ह्यूमन बीइंग गलती से उसको टच भी कर दे तो भी उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस मेटालिक अप्लायंसेस की हमने अर्थिंग की हुई है। अब सपोज कीजिए अगर अर्थिंग नहीं होगी तो क्या होगा, शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। और कई बार इलेक्ट्रिक शॉक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसीलिए अर्थिंग जरूरी है। लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। अर्थिंग के अलावा हम लोग कहते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, वो भी एक सेफ्टी मेजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पर, कुछ क्वेश्चन जो हम लोग इस पे बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको दिख रहा होगा, रेड कलर। यस बच्चों, सपोज कि ये 2 स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब एक ये अंदर और ये बाहर। क्लियर। इस अंदर वाले की रेडियस r1 है और बाहर वाले की रेडियस है r2। ठीक है। अब अंदर वाले के सरफेस पर चार्ज है प्लस क्यू नोट, यानी कि इसको चार्ज दिया गया प्लस क्यू नोट। सवाल सुना ध्यान से, स्फेरिकल कंडक्टर है दोनों, ठीक। तो प्लस क्यू नोट अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दे दिया, तो और बाहर वाले की फिर अर्थिंग कर दी, ठीक है। तो सवाल क्या है कि फाइंड क्या करना है। पहले तो मैं बता दूं गिवन क्या है कि 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स
ठीक है, क्या है, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब आप इनको शेल कह सकते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है, स्फेरिकल कंडक्टर्स, मैं लिख देता हूं शेल्स, ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स यानी कि शेल्स, एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2 है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर शेल, और दूसरा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ इनर शेल, ठीक है बच्चों। तो ये दो क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या करना है, थोड़ा विजिबिलिटी कम होगी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नेक्स्ट लेक्चर में से हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका। तो फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर शेल, तो इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले R1 रेडियस के सरफेस पर प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो ड्यू टू इंडक्शन ये तो कंफर्म है कि इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू नॉट चार्ज आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन बाहर वाले पे कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू कुछ भी वो हम नहीं जानते, तो हमने मान लिया कि चार्ज क्यू आएगा, बाहर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। आप कहेंगे सर प्लस क्यू नोट ही आना चाहिए, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं इस चीज को, प्रोसेस को। कि जब इस कंडक्टर को इस अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज प्लस क्यू नोट दिया गया, चार्ज गिवन, तो ऑब्वियसली इस सिस्टम के अंदर चार्ज इंड्यूस हुए, जो भी हुआ, उसके बाद इसकी अर्थिंग की गई बाहर वाले सरफेस की। तो सवाल यही है कि इस बाहर वाले कंडक्टर पे कितना चार्ज है, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, अलग है, और रेडियस के हिसाब से कैपेसिटी अलग अलग होती है, समझ रहे आपने ये बात। हाँ ये तो कंफर्म हुआ कि अर्थिंग करने से बाहर वाले का जो पोटेंशियल है वो जीरो हो गया, लेकिन पहले ये तो देखना कि बाहर वाले पे पोटेंशियल होता कितना अगर अर्थिंग नहीं होती, तो पहले वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए कि जो पोटेंशियल काउंट होगा वो हमें यहां पे अब देखना है, अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल, क्योंकि बाहर वाले का पोटेंशियल जीरो है ना, तो टोटल पोटेंशियल, सॉल्यूशन पे आ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चों, सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, ध्यान से देख लो, टोटल पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल, तो मैं लिख रहा हूं V आउटर, हालांकि हमें पता है कि हम इसको बाद में जीरो पुट करेंगे, लेकिन बाद में जीरो पुट करेंगे, लेकिन पहले पोटेंशियल फाइंड आउट तो कर लें कितना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद V आउटर कितना, अब चार्ज सारे काउंट होंगे, प्लस
के क्यू नोट प्लस क्यू नोट पहले तो, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल आउटर के ऊपर कितना होगा, R2। कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यू नोट चार्ज जो है वो तो R1 रेडियस वाले स्फीयर पे है। अरे भाई अगर मुझसे कोई ये कहे कि इसकी वजह से पोटेंशियल इसके सरफेस पे निकालना है, तो इसका जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा तो वो R2 के बराबर ही तो आएगा, मतलब इसका पोटेंशियल सरफेस पर तो प्लस के क्यू नोट बाय R2 ही तो आएगा, ठीक है। आप लोग भूलिए मत कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू, तो उसके सरफेस पे चार्ज उतनी रेडियस के बराबर ही रहेगा। लेकिन बाहर अगर R2 रेडियस का कोई पॉइंट है R2 डिस्टेंस पर, इसकी वजह से वहां पोटेंशियल क्या होगा, जितना इसके ऊपर चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस के क्यू नोट बाय R2, यही तो आएगा के क्यू नोट बाय R2। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे में फिर से कह रहा हूं कि इस वाले सरफेस पर अंदर वाले चार्ज प्लस क्यू नोट की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो प्लस के क्यू नोट बाय R2 होगा। दूसरा माइनस क्यू नोट जो इसके सरफेस पर पहले से ही है अंदर की तरफ, तो वो माइनस के क्यू नोट बाय R2 होगा। और जो इसके बाहर वाले सरफेस पर चार्ज है जिसको हमने माना है वो होगा प्लस के क्यू बाय R2। तीनों में R2 है तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से देख लो ये कैसे आया, इस वाले स्फेरिकल शेल का जो चार्ज प्लस क्यू नोट है इसके सेंटर से इसका सरफेस R2 डिस्टेंस पर है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल ये आया। फिर इसके सरफेस पर पहले से चार्ज माइनस क्यू नोट है तो माइनस के क्यू नोट बाय R2 आया। फिर इसके बाहर वाले सरफेस पर चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस के क्यू बाय R2 आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है दिखाया हुआ है, तो V आउटर और इन सब का सम इक्वल टू 0 कर दिया। जैसे 0 कर दिया ये कैंसिल हो गया और Q की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये सवाल है कि इस स्फेरिकल शेल के बाहर वाले सरफेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट तो हो गया कि क्यू आउटर स्फीयर पे एट आउटर शेल, बल्कि मैं कहूंगा एट आउटर शेल, ठीक है। अब इनर शेल की बारी, इनर शेल पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इनर शेल कोई अर्थ थोड़ी ना है, इनर शेल के सरफेस पर चार्ज प्लस क्यू नोट है सरफेस पर और उसकी रेडियस R1 है, तो V ऑफ इनर इक्वल टू प्लस के क्यू नोट डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि अब हम इसी स्फीयर की बात कर रहे हैं तो इसके सरफेस की ही तो बात करेंगे, तो प्लस के क्यू नोट बाय R1, ठीक। अब बाहर वाला तो 0 हो गया, पता चली गया, तो अल्टीमेटली आउटर शेल का अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू नोट था। तो इसका जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर जो होगा तो वो इसकी रेडियस के बराबर थोड़ा ना लेंगे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम रेडियस R2 पर है, तो यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो हर जगह सेम रहेगा। तो इसीलिए क्या आएगा, माइनस के क्यू नोट बाय R2। क्लियर? तो ये क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस क्यू नोट कहां है, उसके सरफेस पर है, तो पोटेंशियल कौन सा काउंट होगा इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर इसका खुद का चार्ज प्लस क्यू नोट है, वो पोटेंशियल तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो अंदर वाले सरफेस है आउटर शेल का, अंदर सरफेस जो इनर सरफेस है, उसकी वजह से भी इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी माइनस के क्यू नोट बाय R2, क्योंकि है तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में क्या चीज कॉमन आई, दैट इज के क्यू नोट, तो ये हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 V इनर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर पर बेस्ड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
स्क्रीन को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। यस, कम टू द पॉइंट। यस बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 1 2 3, फिर से वही क्वेश्चन लेकिन एक अलग अंदाज में। अब 3 स्फीयर है, इसकी रेडियस r1, बाहर वाले की रेडियस r2, सबसे बाहर वाले की रेडियस r3, अंदर वाले स्फीयर सर्कल शेल का नाम A, इसका नाम B, सबसे बाहर वाले का नाम C। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि A और C, A को चार्ज दे दिया प्लस Q, C को चार्ज दे दिया माइनस Q, ठीक है, और जबकि B को कर दिया अर्थ। कर सकते हैं आप, देखिए अर्थिंग अंदर वाले की भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस अर्थिंग के कंसेप्ट को लो और इंड्यूस चार्ज के कंसेप्ट को पकड़ के रखना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्या है, 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, स्फेरिकल शेल्स, 3 कॉन्सेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो प्लस क्यू चार्ज किसको दिया गया, ए को, माइनस क्यू चार्ज किसको दिया गया, सी को, ठीक है, बाहर वाले को, और बी को क्या कर दिया गया, अर्थ। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द चार्जेस, फाइंड द चार्जेस appearing on the surface of B and C। ठीक है बच्चों, थोड़ा विजिबिलिटी में दिक्कत आएगी, मैंने पहले कहा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसे, ठीक है, B एंड C, ठीक है बच्चों। तो अब पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन पे आइए। लेकिन सॉल्यूशन पे जाने से पहले इंडक्शन वाला पॉइंट देख लेते हैं ना, क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था कि 2 स्फीयर थे, वहां कितने थे, 2 थे। तो चलिए पहले बात 2 से शुरुआत करते हैं। उसमें ये था ना, अब 2 बाहर वाला अर्थ था 2 में, ये तीसरा आ गया ना, तो इस तीसरे में ये बीच वाला काउंट होगा, बी बीच वाले स्फीयर के रूप में काउंट होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, प्लस क्यू चार्ज है ए के पास, तो माइनस क्यू चार्ज होगा बी के अंदर वाले सरफेस पे, माइनस, थोड़ा सा मैं 3-4 साइन लगा देता हूं, समझ में आ जाएगा। तो माइनस क्यू कहां इंड्यूस होगा, बी के अंदर वाले सरफेस पर इंड्यूस होगा। क्वेश्चन पहले अलग था, क्वेश्चन को नोट करके फिर बाद में सॉल्यूशन पे जाना है। फिर माइनस क्यू आ गया, अब बी के बाहर वाले सरफेस जैसा कि अर्थ है, तो चार्ज तो होगा लेकिन कितना होगा नहीं पता, इसीलिए मान लिया प्लस क्यू डैश ड्यू टू इंडक्शन। इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर।
अब इस प्लस क्यू डैश की वजह से सी के अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू डैश आ जाएगा और बाहर वाले पर प्लस क्यू डैश, यानी कि बाहर वाले पे माइनस क्यू पहले से था, लेकिन बी के सरफेस पर प्लस क्यू डैश इंड्यूस हो जाने से सी के अंदर वाले सरफेस की तरफ माइनस क्यू डैश आएगा और फिर अगेन बाय इंडक्शन बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू डैश आ जाएगा, जिससे अब सी पर जो काउंट करने जो होने वाला चार्ज है वो माइनस क्यू प्लस क्यू डैश होगा। और हमें यही निकालना है अब कि सरफेस ऑफ बी के ऊपर जो चार्ज प्लस क्यू डैश इंड्यूस हुआ है, एक तो वो फाइंड आउट करना है और फिर सी पर माइनस क्यू प्लस क्यू डैश जो इंड्यूस हुआ है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं। अब सबसे पहले वही कंसेप्ट जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था कि बी का पोटेंशियल जीरो है, टोटल पोटेंशियल जीरो है, लेकिन बी कितने सारे चार्जेस से घिरा हुआ है वो भी आपके सामने इस डायग्राम में है। तो क्यों ना बी पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा वो सबको ऐड करके उसको जीरो के बराबर पुट कर दें। और जीरो तो करना ही है क्योंकि अर्थिंग है ना उसकी लास्ट में क्या है, उसकी अर्थिंग ही तो है। यस, सो कम टू द पॉइंट, क्या आना चाहिए यहां पे देखिएगा, इसके सॉल्यूशन में देखिएगा। सबसे पहले हम पोटेंशियल एट बी जो लेके आ सकते हैं वो क्या लेके आ सकते हैं, V एट बी इज जीरो, ये तो हमें पता ही है। नाउ पहले वी बी निकाल तो लें, वी बी इक्वल टू, ठीक है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा डायरेक्ट, क्योंकि सारा काम इसी में है। बस प्लस क्यू था, माइनस क्यू इंड्यूस किया इसने, बी के आउटर सरफेस पर प्लस क्यू डैश हुआ, प्लस क्यू नहीं कह सकते क्योंकि अर्थिंग है, अर्थ ने कोई चार्ज सप्लाई किया हो कुछ ना कुछ, तो प्लस क्यू डैश या कुछ चार्ज अर्थ पे गया होगा जिससे इसका पोटेंशियल जीरो हो गया होगा, तो प्लस क्यू डैश आया। लेकिन इस प्लस क्यू डैश की वजह से बाहर वाले में क्या दिक्कत आई, उसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू डैश हो गया और माइनस क्यू प्लस क्यू डैश फिर बाहर वाले पे हो गया, पोलैरिटी को देखते हुए। तो ऐसे में बी पर पोटेंशियल क्या क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, अंदर वाला स्फीयर रेडियस r1 है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, लेकिन बी के ऊपर इस प्लस क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय r2, मतलब इस प्लस क्यू का जो चार्ज है इसका पोटेंशियल सेंटर से यहां तक काउंट करेगा ना बी तक, तो प्लस के क्यू बाय r2 काउंट होगा। अब बी के अंदर वाले सरफेस पर खुद की वजह से जो चार्ज है वो है माइनस के क्यू, तो माइनस के क्यू बाय r2, ये भी हो गया क्लियर। अब बात आती है थर्ड की, बी के आउटर सरफेस पर चार्ज है प्लस क्यू डैश, तो क्या लिखेंगे, प्लस के क्यू डैश डिवाइडेड बाय r2, ठीक है, हो गया। उसके बाद सी के अंदर वाले सरफेस पर, क्योंकि देखो चार्ज तो सी पर भी है ना, तो काउंट तो वो भी करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, जो सी का पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो होगा माइनस के क्यू डैश डिवाइडेड बाय कितना, r3। क्या बात खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, अभी सी के बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कितना है, माइनस, बल्कि मैं प्लस लिखूं इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, क्यू डैश माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r3। देखो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गई। कंफ्यूज तो नहीं हो कि 5 टर्म्स कैसे आएंगी, कंफ्यूज तो नहीं हो, आई थिंक यू शुड नॉट बी कि जीरो कैसे आएगा, मतलब 5 टर्म्स कैसे आएंगे, प्लस क्यू ए की वजह से बी पर पोटेंशियल, इससे इतनी दूरी इसकी है ना, प्लस क्यू चार्ज को अगर सेंटर पे कंसंट्रेट कर लें
इससे बी के सरफेस की डिस्टेंस r2 के बराबर है तो प्लस के क्यूब बाय r2, बी के अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यूब है तो माइनस तो इसके सरफेस पर ही है ना, तो माइनस के क्यूब बाय r2, फिर इसके बाहर वाले सरफेस पर क्यू डैश है तो प्लस के क्यू डैश बाय r2, लेकिन b अब c के अंदर भी है तो c का पोटेंशियल जो उसके अंदर वाले चार्ज की वजह से वो है माइनस के क्यू डैश बाय r3, और जो बाहर वाला जो सरफेस है उस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू डैश प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, जिसको मैंने क्यू डैश माइनस क्यू लिख दिया बाय r3। अब मैं इसको पूरे को कंबाइन करके 0 के बराबर लिख देता हूं बाय 1। देखिए यहां देखिए जो कैंसिल होता है ना उसको कैंसिल कर सकते हो आप, के क्यू बाय r2 माइनस के क्यू बाय r2 कैंसिल हो गया। अब क्या कॉमन आ रहा है उसके हिसाब से देख लीजिए, यहां से के क्यू डैश कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना कॉमन, या इन तीनों को देखिए एक बार खोल के देखिए, तो v at b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, के क्यू डैश बाय r2 दिस इज द टर्म माइनस के क्यू डैश बाय r3 दिस इज द टर्म प्लस के को अंदर मिलाएगा तो के क्यू डैश बाय r3 माइनस के क्यू बाय r3 इज इक्वल टू 0 एज पर वर्ब बाय वर्ब वीवी को क्या कर दिया 0 के बराबर पुट कर दिया, बाद में फिर किसके बराबर पुट कर दिया 0 के बराबर पुट कर दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, के क्यू डैश बाय r2 है, के क्यू डैश बाय r3 प्लस ये कैंसिल हो गया, इसको मान ले जाओ के क्यू डैश बाय r2 इक्वल टू के क्यू बाय r3, के से के कैंसिल, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू r2 बाय r3। थैंक गॉड सॉल्यूशन आ गया, क्यू डैश कितना आ गया क्यू r2 बाय r3, यानी कि जो अननोन चार्ज b पर आया था प्लस क्यू डैश वो इतना हो गया। तो हम कह सकते हैं दिस इज आंसर चार्ज ऑन b। चलिए अब लास्ट टर्म रह गई, c पे चार्ज कितना हो गया था माइनस क्यू प्लस क्यू डैश, सो देयरफॉर चार्ज ऑन c कितना आएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपनी तरफ से नाम दे दिया, क्यू डैश माइनस क्यू था ही, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है क्यू r2 बाय r3 माइनस क्यू, ठीक है। तो ऐसे में दिस इज क्यू कॉमन r2 बाय r3 माइनस 1, सो दिस इज द नेट आंसर। हालांकि आपको पता है कि नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा क्योंकि r2 कम है r3 ज्यादा है, r2 माइनस r3 करोगे एलसीएम में से तो ये लेस देन आएगा, माइनस आएगा अंदर वाला टर्म तो नेगेटिव चल जाएगा, लेकिन क्यू पे जो नेट चार्ज आया ना अल्टीमेटली वो नेगेटिव चार्ज है, क्या आया नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव सॉल्व्ड फॉर यू एंड आई थिंक मैंने बहुत कोशिश की है, पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है और उस कंसेप्ट से कैसे हम कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 0 हो जाता है, और ऐसे में किसी भी चार्ज अनचार्ज जो भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे आप उन क्वेश्चनों में चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं 0 पोटेंशियल के कंसेप्ट से बाय अर्थिंग दैट कंडक्टर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को जो समझना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिर भी नहीं आए तो पूछना है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।